सर्जन डॉक्टर संजीव सिंगला हमारे साथ हैं। डॉक्टर यतीन मेहता सर आज यहाँ पर हिसार में उपस्थित हैं क्योंकि आज शाम को मेदांता की तरफ से हिसार के क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स और फिजिशियन के साथ एक टॉपिक कवर किया जाएगा सेप्सिस के ऊपर, जो कि एक बहुत ही खतरनाक इशू होता है पेशेंट्स के अंदर जो कि आईसीयू में एडमिट रहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको क्लैरिटी में पेशेंट की मदद कर सके, क्योंकि आप लोग ही हमारे जो विचार हैं वो रोगियों तक और जनता में लेके जा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर यतीन मेहता सर से। और मैं ये पहली बार, हालांकि मैं गुड़गांव में काम करता हूँ और गुड़गांव में ही रहता हूँ, लेकिन ये पहली बार हिसार आया तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही। काफ़ी हरी भरी ज़मीन है और शहर काफ़ी अच्छा साफ सुथरा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। हिसार से हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं, इसलिए इस हिसाब से मैं हिसार के डॉक्टर से बातें करता रहता हूँ। जिंदल हॉस्पिटल से आते हैं, डॉक्टर सिंगला इधर ओपीडी करने के लिए आते हैं। तो आईसीयू में पेशेंट्स काफ़ी आए थे। कोविड दरमियान में बहुत मरीज आए हमारे पास। अभी भी कोविड का नंबर्स हैं थोड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए हम सबको ज़रूरी है कि थोड़ा ध्यान रखें। और मेदांता ने दो हॉस्पिटल्स में कोविड की अच्छी सेवा की है पूरे पिछले 2 सालों में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेदांता ने सबसे ज़्यादा किया और सरकारी अस्पताल में रोहतक मेडिकल कॉलेज, 2 ही मेडिकल जगह है जहाँ हज़ारों मरीजों को हमने ट्रीट किया है और काफ़ी मरीज उसमें काफ़ी बचे, कुछ नहीं बचे बेचारे। लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ वाइज हमने अपनी तरफ से जो कोशिश की, सारी हमारे पास हर इक्विपमेंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक्मो वगैरह में भी पेट मरीज को डालते हैं। इसलिए काफ़ी मरीज जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में शायद नहीं बचते वो बचे हैं और अभी भी हमारे साथ टच में है। बाकी तो मेदांता के बारे में आपको पता ही है कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कार्डियक सर्जरी का है, वहाँ कार्डियोलॉजी का है और बाकी स्पेशलिटीज़ में लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्थोपेडिक्स में काफ़ी एडवांस है कैंसर। और इधर हिसार में भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी बढ़ रही है, तो अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ अच्छा है कि अगर अपने एरिया में ही रहे, क्योंकि वो फैमिली के साथ रह सकते हैं। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद रिलेटिवली छोटी जगहों में नहीं हो पाएगी, जो मेदांता जैसे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में होती है। और इस हिसाब से ये भी बेटर है कि इतना पैसा खर्च करने के इक्विपमेंट वगैरह पे छोटी जगह में करने का शायद इतने मरीज फ़ायदा ना ले पाए जितना टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में हो सकता है। इसलिए ज़्यादातर इलाज इधर हो सकता है, पर जो नहीं हो सकता वो मेदांता आपके लिए सबसे कन्वीनियंट रहता है। मेरे ख्याल से मुझे बताया था कि 3.5 घंटे लगेंगे, मैं तो 3 घंटे कम में पहुँच गया। आपका रोड काफ़ी अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, एम्बुलेंस में भी लोग आते हैं। आज मेरी शाम को मेरी टॉक है एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के दोनों सारे डॉक्टर्स को मैं बात करूँगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा दुनिया में जो खतरा है बीमारियों में जो बढ़ रहा है वो है सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब कि सीरियस इन्फेक्शन जिसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स फेल होने शुरू होते हैं। और उसमें एक बार पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच गया और आईसीयू में अगर एडमिशन उसका है तो 40% 50% उसका डेथ का चांस है पूरी दुनिया में, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल। और उसको कैसे कम किया जाए उसके लिए हमने दुनिया की सारी सोसाइटी इकट्ठे होकर बैठ के, मैं भी उसका मेंबर था, मैं इंडिया से अकेला ही मेंबर था उसमें, काफ़ी मीटिंग हुई और हम लोगों ने गाइडलाइंस बनाई है कि क्या करना चाहिए। अगले 5 साल तक ये गाइडलाइंस रहेंगी पूरे दुनिया में कि अगर आपको सीरियस इन्फेक्शन होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाए और कैसे उसकी मोर्टेलिटी कम की जाए। उसको कहते हैं सर्वाइविंग सेप्सिस गाइडलाइंस, कैसे उससे बचा जाए। इसलिए उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैं इसका एक ऑथर हूँ और पब्लिश हुआ है पेपर प्रेस्टीजियस जर्नल में इंटेंसिव केयर मेडिसिन में, और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज शाम को। डॉक्टर साहब, इस इन्फेक्शन की तो कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है बट वो माइल्ड सा होता है, नॉर्मल होता है, और उसके सिम्टम्स जो है वो सीरियस इन्फेक्शन वाले भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से पहचाना जाएगी एक नॉर्मल या माइल्ड इन्फेक्शन है
या सीरियस इन्फेक्शन है? देखिए, अगर आपको थोड़ा बुखार है और गला थोड़ा खराब है, खराश है, या कहीं आपको पैर में चोट लगी और वहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, वो इन्हें शुरू में माइल्ड होगा। जी। लेकिन अगर आपने 1-2 दिन दवाइयाँ लेके वो ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि एक बार वो हाथ से छूट गई बात तो फिर उसको बाकी बचाना मुश्किल होता है कभी। क्योंकि एक बार ऑर्गन अगर फेल होने शुरू हो गए तो एक बहुत बड़ा स्टडी था, कुमार करके एक डॉक्टर था कनाडा से, उसका स्टडी है कि 1 घंटे की भी अगर देरी हुई है एंटीबायोटिक, करेक्ट एंटीबायोटिक देने में, तो हर घंटे का डिले से उसकी चांसेस मरने के बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे वहाँ हिंदुस्तान में आप लोग देखते ही हैं, तो केमिस्ट के पास जाएंगे, भैया मुझे ये है, कोई दवाई या एंटीबायोटिक दे दो। सबसे बड़े डॉक्टर आपके केमिस्ट हैं, वो आपको दवाइयाँ दे देंगे, देते रहेंगे जब तक मामला बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो मेरा एडवाइस तो ये रहेगा कि 1-2 दिन में अगर माइल्ड प्रोसीन वगैरह खाने से अगर आपको दवाई नहीं बेटर होता तो डॉक्टर, किसी को लोकल डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उसको डिसाइड कर लीजिए कि खतरा है कि नहीं है और क्या एंटीबायोटिक देना चाहिए। दूसरा, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि बहुत मिसयूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि लोग अपने आप देते हैं, केमिस्ट अपने आप देते रहते हैं। इसकी वजह से हमारा जो देश है वो सबसे ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं। इसलिए हमारे पास तो जो हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, हम देखते हैं कि सारी दुनिया भर के एंटीबायोटिक लेके आते हैं, वो एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करते जो बैक्टीरिया है। इसलिए मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जो कहते हैं, गलत इस्तेमाल करने से वो उसका बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक का इफेक्ट बैक्टीरिया पे नहीं हो। बैक्टीरिया स्मार्ट हो गए, वो बड़े उस्ताद हो गए, वो समझ गए कि कैसे एंटीबायोटिक की इफेक्ट को बाईपास किया जाए। इसलिए वो इफेक्ट ही नहीं होता। अब इफेक्ट नहीं होगा तो आप गलत एंटीबायोटिक देते रहेंगे, मरीज की बीमारी ठीक नहीं होगी, उसका बेचारे का खर्चा बढ़ता रहेगा, हॉस्पिटल ज़्यादा लंबा रहेगा, तो सबको मुश्किल है। इसलिए करेक्ट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम इज द मेन। सर, सेप्टिसिमिया जो ब्लड में इन्फेक्शन के कारण होता है, इसका कोई रीजन? एक नॉर्मल इन्फेक्शन होता है और एक सेप्टिसिमिया, इन दोनों में डिफरेंस कैसे समझना है? ये सही है आपका सवाल कि जो लोकल इन्फेक्शन होगा वो लोकली इन्फेक्शन, पर वो जब बढ़ जाता है तो वो ब्लड में स्प्रेड करेगा, और ब्लड में जब स्प्रेड करेगा तो वो बाकी ऑर्गन में भी जाके लॉन्च कर सकता है। जैसे है आपको पैर में एब्सेस पड़ा हुआ है, लेकिन वो जाके आपके हार्ट के वैल्व में डिपॉजिट हो सकता है, और फिर आपको सारे बदन में आपके एब्सेस बनेंगे या पस पड़ेगा, और वो फिर मुश्किल हो जाता है। बैक्टीरिया एक बार हो गया कि एक बार कल्चर आपके ब्लड में आ गया बैक्टीरिया, सीरियस बैक्टीरिया, तो वो ज़रा थोड़ी खतरे वाली बात भी होती है, और उसका इलाज भी ज़्यादा लंबा चलता है। इसलिए इस सारी जो कहानी है वो इसीलिए है कि लोकल इन्फेक्शन को लोकली रोका जाए, उस बाकी बदन में स्प्रेड ना करे, जिससे मरीज ज़्यादा सीखे। रूट इम्यूनिटी इसमें जीरो हो जाती है? सबकी ऐसे नहीं होती। उसमें क्या होता है कि इसमें कहानी ये है कि एक बार इन्फेक्शन हुआ तो आपके बॉडी को फीवर आता, आपको नॉर्मल आता है, आपको फीवर होगा, आपका लाल होगा, चेहरा लाल हो जाएगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगेगी। ये सारा बॉडी का रिएक्शन होता है। बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स। अगर वो लिमिट में रहे तो अच्छा है, तो बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है, वो होना भी चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया फिर वो कंट्रोल के बाहर चला जाता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर डाउन हुआ तो आपकी किडनी बंद हो जाएगी, आपको स्ट्रोक आने का रिस्क रहता है, हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए वो बैलेंस रहता है। साइटोकाइन्स जो कहते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स, बैलेंस। जैसे चाइनीज मेडिसिन में कहते हैं यांग और यिंग, ये दोनों का बैलेंस ठीक होना चाहिए। अगर बैलेंस खराब हो गया तो फिर मामला सीरियस हो जाता है। इसलिए इस बैलेंस को रिस्टोर करना थेरेपी से, ट्रीटमेंट से, बाकी अगर टाइम नहीं कर दिया तो मरीज ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो भी बात आगे नहीं लगेगा। सेप्टिसिमिया के लिए ब्लड टेस्ट वगैरह कौन सी सर्विस की जाती है? देखिए, कॉमनेस्ट तो हम लोग करते हैं कि ब्लड काउंट वगैरह करते हैं, ब्लड कल्चर वगैरह करेंगे, बाकी जहाँ इन्फेक्शन होगा उसके कल्चर करने चाहिए। बाकी एडवांस थेरेपीज वगैरह है, एडवांस टेस्ट भी है, प्रोकैल्सिटोनिन वगैरह मार्कर होता है इन्फेक्शन का, और नए नए मार्कर्स आ रहे हैं। अभी मैंने 2 स्टडी में शुरू कर रहा हूँ मेदांता में ही, 2 नए मार्कर्स आए हैं जिसमें पता लगता है कि किस मरीज को ज़्यादा पॉसिबिलिटी है खराब होने की। पर वो रिजल्ट अभी तो शुरू नहीं हुआ, स्टडी होने वाला है, तो वो रिजल्ट आएंगे 1 आध साल के बाद आएंगे।
बड़े बहुत बायोमार्कर्स आ रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं जो ब्लड में टेस्ट कर लेंगे और बेड साइड टेस्ट कर लेंगे। आपके ब्लड थोड़ा सा लेके उसमें डाला, उसमें पता लगेगा कि किसको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे RT-PCR हम करते हैं, नाक से स्वॉब लिया, पता लगेगा कि इन्फेक्शन है कि नहीं। इस तरह के कोविड की वजह से काफ़ी मेडिकल फैसिलिटीज़ इंडिया में बेटर हो गई। जो फैसिलिटीज़ पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, वो काफ़ी सेंटर्स में अब आ गई हैं। ये अच्छी बात है। रेफरल सेंटर्स में भी जो लैब्स वगैरह हैं वो बेटर टेस्ट कर रही हैं। इसका मतलब कि जल्दी रिपोर्ट्स आने शुरू होंगे और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होंगे। सिप्टोसिपिया इंडिया में कब आना शुरू हुआ था? वो जी। इंडिया में कब से शुरू हुआ था क्या सिप्टोसिपिया इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन? no, ये तो काफ़ी टाइम से इंडिया में तो ज़्यादा है। इन्फेक्शन के मामले में हम दुनिया के लीडर्स हैं। खुश होने की बात नहीं है, दुखी होने की बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम फैक्ट है। उसकी वजह ये भी है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जब मैं बात करता हूँ कि बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हम लोग चिकन को मोटा करने के लिए धड़ाधड़ एंटीबायोटिक देते हैं जो ह्यूमन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा। इसी की वजह से कोलेस्ट्रॉल रेजिस्टेंस आ गया है हिंदुस्तान में। एक गंगाराम हॉस्पिटल में स्टडी किया था जिसमें जो पानी में जो आ रहा था उनमें रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म आया। और मुंबई में स्टडी हुआ था हिंदुजा हॉस्पिटल में, उसमें ये दिखाया था कि जो हेल्दी एग्जीक्यूटिव आते हैं हेल्थ चेक, रूटीन हेल्थ चेक, जिनको कोई सिम्टम नहीं, उनके टेस्ट के उनमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब वो बाहर से लेके आए, नहीं तो नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम कहते हैं अस्पताल में ज़्यादा रहेगा मरीज तो उसको, और ये तो कम्युनिटी से लेके आए। ये खतरे वाली बात है। अगर हमारा पब्लिक हाइजीन ठीक नहीं होगा और ये मिसयूज एंटीबायोटिक्स का चलता रहेगा तो फिर खतरा है। डॉक्टर साहब, क्रिटिकल केयर में वेदांता कैसे अच्छा है, मतलब इसमें सबसे बेस्ट? अब अपनी शहनाई तो मैं खुद क्या बजाऊं, मैं क्रिटिकल केयर का हेड हूँ वेदांता का। ये इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे बड़ा क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है। 200 मेरे पास ICU बेड है और 100 HDU हाई डिपेंडेंसी, 300 बेड हिंदुस्तान में और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं इसलिए बता रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शायद हूँ, पर उसमें अगर जमीन पे बस मरीज को लिटा के उसको कह रहे क्रिटिकल केयर, क्योंकि मॉनिटर एक लगा हुआ है छोटा सा, वो क्रिटिकल केयर नहीं है। दूसरा, आप देखिए कि दुनिया की सबसे एडवांस इक्विपमेंट है वो हमारे पास है। हमारे डिजाइन जो कि क्रिटिकल केयर का ऐसा है कि इन्फेक्शन एक कमरे से दूसरे कमरे में दूसरे मरीज को नहीं जाएगा। हिंदुस्तान में ज़्यादातर ICUs में आप क्या करते हैं कि एक बड़ा सा हॉल में, जैसे इस हॉल में थोड़े से कर्टेन लगा दिए, बेड लगा दिए, मॉनिटर लगा दिया, क्या है ICU बन गया। उसमें एक नर्स अगर 2-3 मरीज को देख रही है तो उसी के हाथ से बैक्टीरिया जाएगा एक मरीज से दूसरे मरीज से तीसरे, ऐसे स्प्रेड करता है ICUs में इन्फेक्शन। हमारे वहाँ जिसका भी कल्चर पॉजिटिव किसी का भी होता है जो हाई रिस्क होता है, हम उसको आइसोलेट करते हैं। दूसरा, हर ICU में हमारे पास नेगेटिव प्रेशर रूम्स है, जो इन्फेक्टेड मरीज होते हैं उसमें रखते हैं, जिससे उसका जो बैक्टीरिया है उसके सांस में, उसके यूरिन में, वो उस कमरे से बाहर नहीं आए क्योंकि हवा अंदर जा रही है। इस तरह का आइसोलेशन हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस बहुत स्ट्रिंजेंट होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का प्रेसिडेंट चेयरमैन भी हूँ हमारे हॉस्पिटल का, और हमारा डेटा हर मंथ हम एनालाइज करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हमारे पास है। देखने प्रिवेंशन, कहते हैं प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। जो चीज़ आप प्रिवेंट करो वही बेस्ट है। दूसरा, हम जैसे कहीं दूसरी हॉस्पिटल से मरीज हमारे आते हैं इमरजेंसी में, हम उनका टेस्ट करके इमीडिएटली देखते हैं, 4 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है कि इसके पास और जो उसका जो बैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है कि उसको ICU में शिफ्ट करने देते हैं। अगर ड्रग रेजिस्टेंट उसका आ गया टेस्ट में तो हम इमीडिएटली उसको आइसोलेट कर देते हैं। केयर जरूर देंगे हम, तो उसकी नर्स दूसरे मरीज के पास नहीं है। यही तरीका है जिससे हम ये कंट्रोल कर सकें। और बाकी सोसाइटी ने क्या करना है वो तो मैंने बताया, कम्युनिटी में क्या करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए, ये सारे डॉक्टर्स को बताऊंगा आज शाम को मेरी बात करूँगी। तो ICU में कैसे फैलता है सर इन्फेक्शन? ये मैंने बोला ना, सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है आज के समय हैंड वॉशिंग एंड हैंड क्लीनिंग। क्योंकि मोस्टली कोई भी डॉक्टर या नर्स या फिजियोथेरेपिस्ट या डायटिशियन एक मरीज को टच करके, जिसके पास इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरिया हाथ में अपने लेके दूसरे मरीज को टच करेगा, वो उसको इन्फेक्शन। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेप होते हैं हैंड हाइजीन के, वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने चाहिए। हमारे वहाँ नर्स देखती रहती है इन्फेक्शन कंट्रोल। मैंने
मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इन द हॉस्पिटल इज द डॉक्टर। नर्स तो बेचारी अपने हाथ साफ कर देगी, वो डॉक्टर होता है। मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं क्यों करूँ होता है। मैंने कहा देखिए दोस्त, मैंने सब नर्सेज को कहा कि आप किसी डॉक्टर से झगड़े में मत पड़ो, डॉक्टर का नाम पूछ लो बस, और नाम पूछ के मुझे आके बता दो कि ये डॉक्टर ने कहा कि मैं नहीं करूँ। और अब सारे हमारा कंप्लायंस बहुत अच्छा है, 90-95% हमारा कंप्लायंस के सारे लोग कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर सिंगला भी करते हैं, सर्जन है, लेकिन उनका हाथ उतना ही खराब है जितना मेरा हाथ खराब है, या नर्स का खराब है, या वार्ड बॉय का खराब है। बैक्टीरिया तो बेचारा देखता नहीं है कितना बड़ा डॉक्टर है। इसलिए हैंड हाइजीन सबसे सस्ती चीज़ है। और मैंने स्टडी पब्लिश किया था, बहुत वर्ल्ड के हॉस्पिटल्स में, आइनिक करके एक ग्रुप है, इंटरनेशनल जर्नल में बहुत पब्लिश किया था कि किस तरह से 6 महीने पहले हमने सारा इन्फेक्शन का रेट देखा, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से 10 गुना ज़्यादा था अमेरिकन डेटा से। और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैंड हाइजीन, सिर्फ हाथ धोना, उसमें कुछ खर्चा नहीं है, सबसे सस्ती चीज़। 6 महीने के बाद हमने डेटा एनालिसिस किया, 3 टाइम्स इम्प्रूवमेंट इंडिया की जितनी हॉस्पिटल में हमने स्टडी किया। इसलिए सबसे जरूरी चीज, और ये तो अच्छी बात है, घर पे भी अच्छी बात है। आप बाहर से आते हैं, चप्पल निकालिए, अपने जूते निकालिए, हाथ धोइए, मुंह धोइए, तब खाना खाने बैठिए, क्योंकि हाथ गंदे होंगे तो वो बैक्टीरिया अंदर जाएगा आपके। तो वही चीज सेम चीज है। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस प्लस डिसीज जो है, सपोज टू डायबिटीज है, एक ऑर्गन को फेल होने में कितना प्रभाव डाल सकते हैं, कितना समय ले सकते हैं? देखिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि स्ट्रेस से ज़्यादा डायबिटीज खतरनाक है। डायबिटीज का अगर आपने ध्यान नहीं रखा, मुझे मालूम नहीं कि इन लोगों ने पेस्ट्री की हुए कुछ रखा है कि नहीं यहाँ, लेकिन डायबिटीज अगर आपको है और शुगर आपका HbA1c से मालूम पड़ जाता है कि पिछले 3 महीने में आपका शुगर कितना चला है। अगर आपका शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि उससे आपकी किडनी खराब होगी, उससे हार्ट अटैक का रिस्क रहता है, और उससे स्ट्रोक का रिस्क। ऊपर से आपका सर्कुलेशन पेरिफेरल में खराब होता है, तो वो जो गैंग्रीन वगैरह कहते हैं, जो सड़ जाती हैं उंगलियां, वो भी डायबिटीज में ज़्यादा है। कंट्रोल डायबिटीज ठीक है, अनकंट्रोल जब हुआ तब वो स्ट्रेस से हार्ट अटैक का रिस्क रहता है। लेकिन स्ट्रेस से भी ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि अनकंट्रोल डायबिटीज, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, उसका इफेक्ट ज़्यादा। जैसे मेदांता का जैसे काफ़ी वो है, तो वो किस तरीके से उसका ज़्यादा वो है प्रभाव कैसे है इसका? देखिए, मेदांता में हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट है जिसमें सारे हाई रिस्क पेशेंट्स हम ऑपरेट करते हैं। जैसे रूटीन पेशेंट्स तो सब पेरिफेरी में भी होते हैं, इवन हिसार में भी हो रहे हैं, पर जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, ज़्यादा ICU केयर की या इक्विपमेंट, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो सारे हमारे पास मेदांता में हैं। सारे हाई रिस्क पेशेंट जिनको हार्ट बिल्कुल कमज़ोर है, या जैसे बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, या एक ही मरीज में 2-2, 3-3 प्रोसीजर होने हैं, वो सारे प्रोसीजर हम मेदांता में करते हैं। अदरवाइज पेरिफेरी में वो कोई जल्दी से हाथ नहीं डालता, और नहीं किए जाए तो सब पेशेंट का अल्टीमेटली फेट है कि उन्होंने मरना है। तो वो सारे पेशेंट को हम वहाँ पे ट्रीट करते हैं, जो पेरिफेरी में जनरली लोग नहीं करते। प्लस वहाँ पे हमारा एक हार्ट टीम कॉन्सेप्ट है कि उसको सर्जरी की ज़रूरत है, या बिना सर्जरी के कोई स्टेंट से या किसी और इंटरवेंशन से किया जाए, वो पूरा टीम कॉन्सेप्ट है हमारे पास वहाँ। हमारे पास हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर, जिसमें तो कार्डियक कैथ लेबोरेटरी होती है और सर्जरी के सब दोनों एक ही कमरे में हो सकते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट का आपने ग्राफ्ट लगाया, बाईपास किया, और ग्राफ्ट ठीक नहीं है, आपको डाउट है कि ग्राफ्ट ठीक नहीं है, उसी टाइम वहीं हम एंजियो करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फिर उसका स्टेंट करना है, दोबारा ऑपरेशन करना है, हर तरीके की फैसिलिटी है। ये बहुत कम हॉस्पिटल्स में है इंडिया में। सर, बात करें सर्विसेज की, जैसे आप कह रहे हैं कार्डियो में जैसे स्पेशलाइज, इसके अलावा क्या स्पेशलाइजेशन है? जैसे बात आती है डॉक्टर किरान की बात करते हैं, जैसे सुपर स्पेशलिस्ट फॉर दी कार्डियो, उसके अलावा क्या स्पेशलाइजेशन है? कार्डियोलॉजी में भी अब प्रोसीजर्स बहुत आ गए हैं। जैसे एडवांस जो सेंटर्स है, उसमें एक तो वाल्व बदल सकते हैं बिना ऑपरेशन, जिनको जरूरत है। उसमें सिर्फ लिमिटेशन ये है कि एक तो इंडिया में एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है नहीं, कुछ ही सेंटर्स को है, थोड़े सेंटर्स में। हमारा एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इंडिया में दावी जैसे वाल्व, एओर्टिक वाल्व को बदलने में सबसे ज़्यादा है बिना ऑपरेशन। लेकिन अभी महंगा है, अभी इंडियन वाल्व वगैरह भी आ रहे हैं,
क्योंकि रिसर्च चल ही रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़े साल में तो काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा, लेकिन बिना ऑपरेशन के भी काफ़ी वेल प्रोसीजर्स वगैरह हो रहे हैं। जो पैदाइशी हार्ट का डिजीज़ होते हैं उसमें भी अब जो बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो काफ़ी एडवांस हो गए हैं, प्रोसीजर करते हैं। छोटे होल होते हैं दिल में, उसको बंद कर देते हैं बिना ऑपरेशन के। अब छोटे बच्चे को अननेसेसरी अगर आप ऑपरेशन करें, बेहतर है अगर उसके बिना आप ठीक हो जाए तो। और बच्चों में जो करेक्शन होते हैं उनमें रिकवरी कंप्लीट हो जाती है, इसलिए वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं एक बार बिना ऑपरेशन के हो जाए तो ये सब चीज़ें काफ़ी एडवांस हुई हैं लास्ट पिछले 10 साल। सेप्सिस क्या है और ये किस तरीके से फैल रहा है? सेप्सिस का मतलब सीरियस इन्फेक्शन जो बदन में हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी बदन के ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, जो अंग है, और उसकी वजह से जिंदगी का रिस्क बढ़ जाता है, मरने का चांस बढ़ जाता है। और ये सारा घर पे ट्रीट ऐसे भी नहीं हो सकता, वो आईसीयू में या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगी उसकी, और ट्रीटमेंट का खर्चा वगैरह भी काफ़ी बढ़ जाता है। 2050 में कहते हैं जो लोग गैस करते हैं कि सेप्सिस की वजह से कैंसर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक तीनों मिला के जितनी मृत्यु होती है दुनिया में, उससे ज़्यादा सेप्सिस से बढ़ेगी। सेप्सिस का मतलब अभी एकदम से नई जो है टर्म सुनने में आएगी, मतलब अगर वैसे आपकी अगर डॉक्टरी लैंग्वेज में पुरानी होगी पर लेकिन एक आम प्रचलन के हिसाब से नई सुनने में आई, कोरोना के बाद से इसका ज़्यादा चलन हुआ, तो क्या कारण है कि इतनी तेजी से जो फैलता है? कारण यह है कि एक्चुअली इंडिया में तो यह है कि आपके जो एक तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम है, दूसरा पब्लिक अवेयरनेस कम है हाइजीन के बारे में। कोविड की वजह से बढ़ गई है कि लोग सारे टाइम वो स्पिरिट का वो लेके घूमते रहते हैं, अल्कोहल हैंड रब, वो अच्छी बात है मास्किंग और वो सब की वजह से। लेकिन ऐसे हमारे घरों में, पब्लिक में और अस्पतालों में जो हाइजीन कहते हैं, जो इन्फेक्शन स्प्रेड करने को कम करें, वो बहुत कम है। इसकी वजह से सेप्सिस की जो अवेयरनेस है उसकी वजह से अब 13 सितंबर को वर्ल्ड सेप्सिस डे है, पूरे इंडिया में हम लोग इसको एम्फेसाइज करेंगे, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा पता लगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरली एंटीबायोटिक नहीं खाने चाहिए, जब ज़रूरी है तब टाइम में शुरू करने चाहिए। डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, अपने आप अपना इलाज मत कीजिए। केमिस्ट को केमिस्ट्री रहने दीजिए, उसको डॉक्टर नहीं बनाइए। ये सब चीज़ें हैं। मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से हिंदुस्तान में सेप्सिस का इंसिडेंस बढ़ रहा है। अभी मैंने हमारा पब्लिश पेपर किया इंडिकैप में, 1200 मरीज पूरे हिंदुस्तान में हमने स्टडी किए 4 दिन में पूरे साल में, और उसमें ये आया कि 50% मरीज को आईसीयू में जो भर्ती है उसमें सेप्सिस है। हमने रेजिस्टेंस पावर की बात की थी कि जो इम्यूनिटी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी मतलब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है, उसका क्या कारण है? और जो एक और आपने बताया था कि अभी जो नॉर्मल आदमी दिखता है, सेहतमंद दिख रहा है, पर लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस पावर की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक को लेकर कम होती जा रही है। देखिए, एंटीबायोटिक्स, हर एंटीबायोटिक्स की साइड इफेक्ट होती है। ज़्यादा जो एंटीबायोटिक खाएगा तो आपके बॉडी में या बाहर से जो बैक्टीरिया आ रहे हैं इन्फेक्शन करने के लिए, बताया कि काफ़ी घातक बीमारी, कैसे घातक बीमारी है, इससे कैसे बचाना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर सेप्सिस का मतलब सीरियस इन्फेक्शन बेसिकली, और अगर आपको सपोज इन्फेक्शन है, कहीं निमोनिया हुआ या कहीं पैर में चोट लगी है या कहीं फोड़ा पड़ गया है, वो अगर वहीं रहता है तब तो ठीक है, वो अपने आप बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो आपके खून में बैक्टीरिया फैल गए तो फिर वो बाकी आपके जो किडनी और आपका ब्रेन और आपका हार्ट, सबको उस पर इफेक्ट आ सकता है, और हॉस्पिटल में एडमिशन का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, आईसीयू में एडमिशन बढ़ जाएगा, और 30-40% उसमें पॉसिबिलिटी है कि एक बार सीरियस हुआ तो आपको मरने की चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें सर, जैसे इसमें अगर बचाव की बात की जाए तो व्यक्ति को कैसे बचाव करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? बचाव में सबसे पहले ये है, बेस्ट यही है कि आपको ना होकर यही तरीका है कि आप अपनी साफ सफाई रखिए, अपनी पर्सनल हाइजीन और आपके घर के हाइजीन अच्छी रखिए, साफ सुथरा खाना खाइए, और अपने आप अपना इलाज मत कीजिए। दवाइयाँ खाएंगे, एंटीबायोटिक खाएंगे तो आपको पॉसिबिलिटी ये होगी कि आपको रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगा, और फिर डॉक्टरों की दवाइयाँ आपको काम नहीं करेंगी। इसलिए अगर आपको लगे कि आपका बुखार 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है या कहीं इलाज की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि आपको क्या इलाज करना चाहिए। सर, सेप्सिस बीमारी की वजह से निदानता ही
क्यों बेहतर है और पूरे वर्ल्ड में क्यों? देखिए, क्योंकि हमारी जो, जैसे मैंने बोला कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। अगर आप हमारे जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस है वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे बेहतर है, क्योंकि हम काफ़ी उसमें एम्फेसिस करते हैं, काफ़ी उसका इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज सब जगह देखती रहती हैं और हमारे में एंटीबायोटिक का मिसयूज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर महीने मुझे रिपोर्ट मिलता है, मैं इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन हूँ, कि कौन से कितने एंटीबायोटिक इस्तेमाल हो रहे हैं और किन एंटीबायोटिक्स को ज़रूरत नहीं थी देने की। जैसे वो होता है, मैं डॉक्टर्स को फ़ोन करके बात करता हूँ कि भैया इसको बंद करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि एक बार 3-4 एंटीबायोटिक शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर बहुत बार बंद ही नहीं करते उसको। जितना एंटीबायोटिक देंगे इतना रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जो जिन पे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की असर ही नहीं पड़ती। इसलिए जितना कम इस्तेमाल करें, जो ज़रूरी है वो ज़रूर करें, और जितने दिन की ज़रूरत है उतना करें, उससे ज़्यादा लंबा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब हम सर एक अंतिम सवाल, जो आज आप एक सेमिनार डॉक्टर्स का लेने वाले हैं, तो क्या मुख्य रूप से? देखिए, आज मैं एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डॉक्टर्स को यहाँ एसआर में सर्वाइविंग सेप्सिस 2021 गाइडलाइंस बनाई थी हमने। दुनिया के सारे जो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स थे उन्होंने साथ में बैठ के, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, इसलिए मैं उसका ऑथर भी हूँ। और वो गाइडलाइंस मैं डिटेल में डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ हो सकती है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती, पर 80% चीज़ें उसकी यही हिसार में ही कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको फॉलो करें, जिससे आपका आईसीयू एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन और डेथ की रिस्क कम हो जाए। डॉक्टर साहब आपका नेम और पोस्ट? मेरा नाम डॉक्टर यतिन मेहता है, मैं वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर एंड एनेस्थीसिया का चेयरमैन। कैसे करेंगे यार, आप बताओ यार। क्या हो गया, दिक्कत आ रही है? डॉक्टर साहब ये बताएं जो वेदांता है, देखिए वेदांता में हम कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी में इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी उपलब्ध हैं। यहाँ पे अगर कोई भी एक हार्ट का पेशेंट आता है, उसके लिए हमारी पूरी टीम बैठती है कि इसके लिए कार्डियोलॉजी की ज़रूरत है कि वो स्टेंट से या मिनिमम इंटरवेंशन से काम हो जाए, या उसको सर्जरी करके बेहतर हो सकता है, या दोनों मिलके उसके ऊपर काम करें तो बेहतर हो सकता है। और सारे हाई रिस्क पेशेंट जो पेरीफेरी में एक छोटे अस्पताल में नहीं कर सकते, जिनके 2-2, 3-3 प्रोसीजर एक ही बार में होने हैं, या जिनका हार्ट काफ़ी कमज़ोर है या नसें बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, उन सब ऑपरेशन हम वेदांता में करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजीव सिंगला है, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव।